हम इस वीडियो में सदिशों के सदिश गुणन के बारे में थोड़ा सा और अभ्यास करने वाले हैं। तो पिछले उदाहरण में हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात कर ली थी। तो अब चलिए यहां पर हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की बात करते हैं। तो इसके लिए मैं यहां से कुछ चीजें मिटा देने वाला हूं। तो मान लीजिए इस प्रकार से हमने थोड़ी सी चीजें यहां पर मिटा दी हैं और कुछ चीजें रख ली है, जिससे कि हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम राइट हैंड रूल यानी कि दाहिने हाथ के नियम का उपयोग कर रहे थे और इस प्रकार से हमने कहा था कि यदि ये हमारा सदिश बी है यानी बी वेक्टर है और ये हमारा सदिश ए है यानी कि ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कुछ इस प्रकार से आ जाने वाला है। यदि हम इस चित्र में देख रहे हैं ऐसे नीचे की ओर आ जाने वाला है और इसका जो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है वह 25 इकाई होगा। और यदि हम इस चित्र में देखते हैं तो यहां पर जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा है वह इस स्क्रीन के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो अब चलिए हम क्रम को बदल देते हैं। पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात कर रहे थे, अब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यदि मैं यहां से क्रम बदलकर लिखता हूं बी वेक्टर और इसके सदिश गुणन में ए वेक्टर, तो जो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है वह तो बदलेगा नहीं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं सदिश बी का परिमाण गुणा में सदिश ए का परिमाण और साइन इनके बीच का जो कोण है वह है पाई/6 रेडियन। और यहां पर एक इकाई सदिश एन कैप आएगा जो कि सदिश बी तथा सदिश ए दोनों के ही लंबवत होने वाला है। तो हम जानते हैं कि अदिश राशियों के गुणन में क्रम का फर्क तो पड़ता नहीं है, तो यह मान अभी भी 25 आ रहा होगा और जो भी यहां पर इकाई है वह आ जाएगी और एन कैप। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि यह इकाई सदिश एन कैप सदिश ए तथा सदिश बी दोनों की ही लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर है। हम अब यह पता करना चाहते हैं कि जो सदिश बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा वह इस पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। तो यह पता करने के लिए अब हम हमारे दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो दाहिना हाथ है वह मैं इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा हूं। तो यदि मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाऊं तो मान लीजिए इस प्रकार का मेरा यह दाहिना हाथ है और इस दाहिने हाथ की जो तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर है उसको हम सदिश बी की दिशा में करेंगे। तो यहां पर ये जो हमारी तर्जनी है ये सदिश बी की दिशा में है और जो मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर है उसको हम सदिश ए की दिशा में करेंगे। तो जो हमारा अंगूठा है वह सदिश गुणन की दिशा को बताएगा। अर्थात यदि हम इस उदाहरण में देखते हैं तो इस प्रकार से हमारी ये सदिश ए की दिशा है और इस प्रकार से ये हमारी सदिश बी की दिशा है और हम बात कर रहे हैं सदिश बी क्रॉस सदिश ए की। तो यहां पर जो तर्जनी है वह सदिश बी के अनुदिश है। यहां पर तर्जनी जो है यानी इंडेक्स फिंगर जो है वह पहले पद के अनुदिश होती है और जो हमारी मध्यमा है यानी कि मिडिल फिंगर है वह इस दूसरे पद के अनुदिश होती है और हमारा जो अंगूठा है वह इन दोनों सदिशों के सदिश गुणन के अनुदिश आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो हमारे अंगूठे की दिशा है यह सदिश बी क्रॉस सदिश ए की दिशा को बता रही होगी। अतः हम कह सकते हैं कि सदिश बी क्रॉस सदिश ए की जो दिशा है वह इस प्रकार ऊपर की ओर यानी अपवर्ड्स आने वाली है। और यदि इसे हम इस प्रकार दो विमाओं में दर्शाना चाहें तो सदिश बी क्रॉस सदिश ए की जो दिशा है वह पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर आने वाली है। और यदि हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से एक वृत्त बनाकर यहां पर बीच में डॉट लगा सकते हैं। तो यह दर्शा देगा कि जो सदिश बी क्रॉस सदिश ए की दिशा है वह पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर है। और यदि अब हम इसे यहां पर दर्शाना चाहें तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को दर्शा रहा है। तो यदि अब हम बात करते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की तो बस क्या होगा कि यह विपरीत दिशा में पलट जाएगा। तो यह कुछ इस तरीके से आ जाने वाला है। इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तो अभी भी 25 इकाई ही होगा, किंतु बस यह विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप हो गया है यानी कि पलट गया है। और केवल इसीलिए यह आवश्यक है कि आप दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से आभास हो कि सदिश गुणन से जो सदिश की दिशा है वह पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर या बाहर हो। किंतु यदि आपको यह पता करना है कि सदिश गुणन से जो सदिश की दिशा है वह पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर आ रही है
या बाहर आ रही है, तो इसका पता लगाने के लिए दाहिने हाथ का नियम बहुत ही उपयोगी है। अब इतना कहने के पश्चात हम इसे यहाँ पर थोड़े और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगा सदिश गुणन का उपयोग कई अवधारणाओं में किया जाता है जिनके बारे में हमें वास्तविक जीवन में बहुत अधिक इंट्यूशन नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से उड़ रहे हैं या एक कॉइल के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र। सदिशों के सदिश गुणन के जो अनुप्रयोग हैं यानी कि एप्लीकेशंस हैं, वे हमें विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तथा द्रव गतिकी यानी कि फ्लूइड डायनेमिक्स में देखने को मिलते हैं और भी भौतिक विज्ञान में इसके अनेक अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा और अधिक इंट्यूशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर हम इस साइन थीटा से गुणा क्यों करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर हम उनके परिमाणों का गुणन करके दाहिने हाथ के नियम से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा पता कर लें। ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं, यहां पर साइन थीटा से हम गुणा क्यों करते हैं। तो इस हेतु चलिए मैं यहां पर कुछ चीजें मिटा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, केवल इस भाग को रखता हूं और बाकी सभी को यहां से मिटा दे रहा हूं। चलिए अब मैं यहां से कुछ सदिशों का निर्माण कर लेता हूं और अब की बार हम थोड़े बड़े सदिश बना रहे हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास में यह सदिश ए है, तो ये हमारा ए वेक्टर यानी कि सदिश ए हो गया। अब इसी प्रकार से हमारे पास में एक दूसरा सदिश है जो कि है सदिश बी। तो मान लीजिए जो हमारा सदिश बी है वह कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो मान लीजिए इस प्रकार से सदिश बी है और यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि सदिश बी सदिश ए से लंबा ही हो। अब देखिए जो ये लिखा हुआ है इसको हम दो तरीकों से सोच सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कोष्टक में सदिश ए का परिमाण गुणा साइन थीटा और इस पूरे के गुणा में सदिश बी का परिमाण, और दूसरा तरीका हो सकता है सदिश बी का परिमाण गुणा साइन थीटा, यह कोष्टक में, और इस पूरे के गुणा में सदिश ए का परिमाण। तो इसको पहले यदि हम ऐसे लिखें सदिश ए का परिमाण साइन थीटा और इस पूरे के गुणा में है सदिश बी का परिमाण और यहां पर इस प्रकार से है एन कैप। तो क्योंकि यहां पर परिमाण गुणा हो रहे हैं तो क्रम बदलने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मान तो वही आने वाला है। तो यदि हम इसको पहले ऐसे सोच रहे हैं सदिश ए का परिमाण साइन थीटा गुणा में सदिश बी का परिमाण और एन कैप, तो यहां पर ये जो कोण है ये हमारा थीटा आने वाला है। चलिए अब यह सोचते हैं कि सदिश ए का परिमाण गुणा में साइन थीटा ये क्या हो जाने वाला है। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन होता है विपरीत भुजा बट्टा में कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो यदि अब हम इसे लिखना चाहें तो सदिश ए का परिमाण और साइन थीटा को देखिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए हमने अब इस प्रकार से यह रेखा खींच दी और यहां पर यह वास्तविक रेखा है और यह समकोण यानी कि राइट एंगल है। अब यदि हम सदिश ए का परिमाण गुणा साइन थीटा की बात कर रहे हैं, यह क्या होगा, तो साइन थीटा के लिए विपरीत भुजा बट्टा में कर्ण, और विपरीत को इंग्लिश में हम अपोजिट कहते हैं। तो ये हमारी विपरीत भुजा आ जाएगी। तो इसको हम एक बार के लिए ओपी लिख लेते हैं जो कि अपोजिट को दर्शा रही है। इसी प्रकार यह जो कर्ण है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, इस सदिश ए का परिमाण। तो सदिश ए का यहां पे परिमाण हो गया। तो अब यदि हम ए साइन थीटा की बात करेंगे तो देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, विपरीत भुजा बट्टा में कर्ण, तो यहां पर गुणा में आ जाएगा ओपी बट्टा में सदिश ए का परिमाण। इसका अर्थ है कि जो ए साइन थीटा है वह इस रेखा के परिमाण के बराबर आ जाने वाला है। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो यहां पर देखिए यह फर्क नहीं पड़ता कि जो सदिश है वह कहां से प्रारंभ हो रहा है, हमें बस सदिश के परिमाण एवं दिशा से मतलब है और हम सदिश को स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो ओपी सदिश है यह हमारे इस सदिश के समान ही आने वाला है। मैंने क्या किया है, इसको बस थोड़ा सा दूर स्थानांतरित कर लिया है। अब इसे सोचने का एक अन्य तरीका यह हो सकता है कि यह इस सदिश ए का ही घटक है। देखिए हमें यह तो आदत है कि हम सदिश ए को एक्स घटक एवं वाई घटक में किस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, किंतु अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सदिश ए के घटक कर रहे हैं सदिश बी के समांतर तथा सदिश बी के लंबवत। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह जो सदिश ए का परिमाण गुणा में साइन थीटा है यह सदिश ए का घटक है जो कि सदिश बी के लंबवत है।
इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे दो संख्याओं का सदिश गुणन करना है तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि सदिश A का परिमाण कितना है, मुझे बस इससे मतलब है कि सदिश B के लंबवत सदिश A का परिमाण क्या होगा। उसके पश्चात मैं उन दोनों संख्याओं का गुणन कर दूंगा और दाहिने हाथ के नियम से जो दिशा है उस सदिश गुणन हेतु वह हम ज्ञात कर लेंगे और यहां से हमें यह सदिश गुणन मिल जाएगा और इसके हम बहुत से अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस भी देखेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेषता है बल आघूर्ण जिसे हम इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इन दोनों अनुप्रयोगों में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम बल या त्रिज्या के लंबवत जो सदिश के घटक हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यही कारण होता है जिसकी वजह से सदिश गुणन में साइन थीटा आ रहा होता है। तो यदि हम इसको कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि सदिश A का परिमाण और इसके गुणा में साइन थीटा, तो यह कहने का अर्थ हो गया है कि सदिश A का घटक सदिश B के लंबवत दिशा में। अब यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, यानी कि मान लीजिए कुछ इसको ऐसे देखते हैं, सदिश A का परिमाण ऐसे है और इसके गुणा में सदिश B का परिमाण साइन थीटा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सदिश B का घटक सदिश A के लंबवत दिशा में। तो यदि हम इसको बनाकर देखना चाहें तो मान लीजिए हमारे पास सदिश A तो कुछ इस प्रकार आ रहा था और जो सदिश B है वह कुछ इस प्रकार आ रहा था। यह हमारा सदिश B हो गया है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है यह। तो अब देखिए हम कह सकते हैं यह हमारा था सदिश A और ये हमारा था सदिश B। तो यदि हम इस तरीके से देख रहे हैं, इसका अर्थ हो गया सदिश A के लंबवत सदिश B का घटक। तो यहां पर देखिए सदिश A के लंबवत यदि हम चलते हैं और सदिश B का घटक लेते हैं तो वह मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हो जाने वाला है। तो यह कुछ इस प्रकार से आ जाने वाला है, सदिश A के लंबवत सदिश B का घटक। तो यहां पर यह समकोण बन जाएगा इस तरीके से। तो कुछ इस प्रकार से हमें यह मिल जाने वाला है। यदि आप चाहें तो लाल बट्टे कक्का का प्रयोग करके, अर्थात जिस प्रकार हमने समकोण त्रिभुजों पर त्रिकोणमितीय राशियों को परिभाषित करना सीखा था, उसके प्रयोग से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस सदिश का जो परिमाण है वह सदिश B का परिमाण गुणा में साइन थीटा इसके बराबर आएगा। तो यहीं से यह साइन थीटा आ रहा है। कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करता है कि हम केवल सदिशों का ही गुणन नहीं करें, हम सदिशों के उन घटकों का गुणन करें जो कि एक दूसरे के लंबवत हो और यहां से हमें एक तीसरा सदिश मिले जो कि इन दोनों सदिशों के लंबवत हो। अब जिन लोगों ने इस सदिश गुणन का आविष्कार किया था उन्होंने यहां पर इस अस्पष्टता को भी दूर कर दिया, क्योंकि देखिए जब हम इनका गुणन कर रहे हैं यानी सदिश गुणन कर रहे हैं तो हमारे पास में ऐसे दो सदिश आ सकते हैं जो कि इन दोनों के ही लंबवत हो। एक सदिश पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की ओर और एक सदिश पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए उन्होंने दाहिने हाथ का नियम बताया, यानी कि हम हमारे दाहिने हाथ की जो तर्जनी मध्यमा उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि जो अंगूठा है वह A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की दिशा को बता दे। तो उस हिसाब से उन्होंने इसकी दिशा सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप उलझन में नहीं आए होंगे और मैं चाहता हूं कि आप अगली वीडियो जरूर से देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम विद्युत, चुंबकत्व एवं बल आघूर्ण जैसे भौतिक विज्ञान से संबंधित सदिश गुणन के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको सदिश गुणन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।